क्या बचा हुआ है वो देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने सबसे पहले दिन कर लिया था, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने आपको रिवीजन करा दिया था, और रिवीजन के बाद क्या हो गया, स्क्रीन रुक गया क्या? यस सर। यस सर। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट रुक गया, अरे ये तो मीटिंग से ही एग्जिट हो गया, किसी ने मुझे निकाल लिया क्या? ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सबसे पहले दिन कर लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर बेटा देखो आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स में एक फॉर्मूला था, फाई इज इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला हमने किया, राइट। उसके बाद लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपको फैराडे के दो नियम और एक लेंज लॉ बताया था कि ईएमएफ हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, ये लेंज ने बोला, राइट। फिर हमने ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला बाय डिफरेंशिएटिंग फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा फॉर्मूला आया कि डी ए बी एन ए बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर इसी में एक मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली थी जहाँ पे कॉस थीटा की जगह हमारा क्या आ गया था, ओमेगा आ गया था। आफ्टर दैट मोशनल ईएमएफ मैंने आपको पढ़ाया कि भाई अगर एक कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस कंडक्टर। तो उसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या बोला था बेटा उसी को हमने, मोशनल ईएमएफ, है ना। उसको हमने मोशनल ईएमएफ बोला। इसका फॉर्मूला क्या आया था फॉर स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट कंडक्टर बी एल वी, यहाँ पे बी इज द मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर एंड वी इज द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हमारा वेलोसिटी था, ठीक है। फिर इसी के बेसिस पे हमने दो और फॉर्मूला देखे थे। द फर्स्ट वन वाज फॉर कंडक्टिंग रोड, अगर कंडक्टिंग रोड रोटेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा वो, अब वो रोटेट कर रहा अबाउट ए हिंज्ड पॉइंट, तो ऐसे केस में भी मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू द रोटेशन। तो उसका फॉर्मूला आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर, और सेम यही फॉर्मूला आया था फॉर अ रिम, जो है ना साइकिल का रिम होता है या स्पोक्ड व्हील बोल सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बात करी थी बेटा इंडक्टेंस की। इसमें तीन चीज़ें थी, इंडक्टेंस, इंडक्टर एंड इंडक्शन। तो एक प्रोसेस था, एक प्रॉपर्टी थी और एक फिनोमिना था, ठीक है। तो एक डिवाइस था, एक फिनोमिना था और एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। फिर इसी के बेसिस पे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया कि एक कॉयल है, अगर उसके अंदर कंटिन्यूसली करंट चेंज होगा तो ड्यू टू दैट चेंजिंग करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमारा चेंज होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी कॉयल वो खुद के थ्रू भी पास होगा, तो इस कॉयल के थ्रू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ बैक ईएमएफ, है ना। और वो बैक ईएमएफ कहाँ से आया, लेंज लॉ ने बोला कि भाई जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा वैसे वैसे हमारा एक ईएमएफ जनरेट होगा एंड दैट विल ट्राई टू अपोज द cause ऑफ द फ्लक्स, है ना, जो चेंजिंग फ्लक्स है उसके कोज को अपोज करेगा। तो इसलिए वो बैक ईएमएफ कहलाया कि भाई जो आप जिस डायरेक्शन में ईएमएफ फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट में वो एक्ट करेगा। और जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो सेल्फ इंडक्टेंस इनटू इंस्टेंटेनियस करंट एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला हमारा आया था। फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डी आई बाई डी टी यानी करंट के टर्म्स में भी डिफाइन किया, तो इसी की इससे हमारा फॉर्मूला आया एप्सिलॉन, ये जो आपका ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन आया था इसलिए हमने बोला कि हमेशा बैक ई एम एफ होगा या अपोजिंग नेचर का होगा, राइट। इसके बाद फिर हमने बात करी थी कि एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई ओमेगा एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, और हाफ तो हाफ है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। फिर हमने बात करी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, दो कॉइल होंगे, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा एंड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज अ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड्स के ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका एक फॉर्म, इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, उसका हमने फॉर्मूला निकाला भाई कि ईएमएफ
इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये डी आई बाई डी टी कहाँ है? प्राइमरी कॉइल में। एम क्या है? दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एप्सिलॉन क्या है? ई एम एफ ऑब्जर्व एट द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया था। फिर इसी का एक बिगर फॉर्मूला हमने देखा कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। पहला, प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, सेकेंडरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, एंड के इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा कैसे डिफाइन हुआ था? इसमें दो केसेस बताए थे आपको। एक ऐसा कि भाई एक कॉइल को आपने ये ब्लू कलर के बॉक्स में शील्ड कर दिया और दूसरा कॉइल बाहर है, तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0 आ गई। और दूसरा केस था कि दोनों को आपने एक्सियली अलाइन कर दिया, जैसे रेड कलर की और ब्लू ये येलो कलर की दो कॉइल्स हैं, ये एक्सिस टू एक्सिस अलाइंड है, तो क्या होगा कि एक के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो दूसरा कॉइल भी उसको क्या करेगा? दूसरा कॉइल भी उस फ्लक्स को क्या करने वाला है बेटा? एक्सपीरियंस करने वाला है पूरे के पूरे फ्लक्स को। तो यहाँ पे हमारा फिर कपलिंग फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 आएगा तो फिर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा? 1 इंटू अंडर रूट L1 L2। और L1 L2 किस पे डिपेंड कर रहे थे? देखो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में क्या बताया था आपको कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल या ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा, राइट? तो ये हमने अब तक पढ़ लिया था। फिर इन्हीं के पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन देखे थे इंडक्टर्स के। इसके बाद हमने ये एलआर सर्किट के तीन चीज़ें डिस्कस करी थी, इनिशियल्स, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी केस। ठीक है, अब बच गया हमारा, क्या बचा है? देखो यहाँ पर बचा है ये डीके ऑफ करंट तो बाद में पढ़ाएंगे आपको, छोड़ो इसको। टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये सब बाद में, एसी में। ठीक है, अब बात करते हैं एडी करंट्स की और एसी जनरेटर की। और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारी एनर्जी कंसिडरेशन, है ना। तो इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो आज के लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंसिडरेशन को आप है ना क्वेश्चन से समझेंगे, सीधा का सीधा हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो आप ये काम करो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें समझ आती है ना। फ्लक्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ईएमएफ कैसे निकलता है वो हम पढ़ चुके, राइट। तो अब बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को अगर पढ़ो और बताओ कि टोटल चार्ज के बारे में आप क्या बोल सकते हो, है ना। एक बार इसको अच्छे से पढ़ के और फिगर आउट करो कि जो जो हमने लास्ट क्लासेस में क्वेश्चंस करे हैं क्या उनसे मिलता जुलता है ये। और उसमें एक एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो क्या है, एक बार लिख ही लो चलो ये फॉर्मूला। करंट क्या होता है बेटा? करंट आई इज इक्वल टू, स्क्रीन विजिबल है कि Q नहीं? by T. स्क्रीन तो विजिबल है आई बिलीव, स्क्रीन दिख रही है ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, dt. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, इसी को अगर फाइनाइट डिफरेंस के बारे में बात करें भाई एक गिवन टाइम के लिए, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमारा करंट है। तो अब देखो क्वेश्चन में अगर हमें चार्ज निकालना हो, टोटल चार्ज कैन बी फाउंड आउट यूजिंग, कैसे कर सकते हैं? आई डी टी Into इंटीग्रेशन dt. ऑफ आई डी टी, है ना, इंटीग्रेट कर लो टोटल चार्ज को। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी आता, तो टोटल चार्ज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे वो कंसेप्ट और एक ही एक्स्ट्रा फॉर्मूला, यूजिंग दीज यू कैन गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूँ मैं, ट्राई करो सब बच्चे।
देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in time delta t. Then the total quantity of electric charge that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by. टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स है डेल्टा फाई, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, राइट। और इसी डेल्टा टी टाइम में टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कैसे निकालोगे, आपको करंट का फॉर्मूला पता है जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, करंट का फॉर्मूला। हाँ जी, क्या था, करंट इज इक्वल टू Q upon में T. नहीं वो तो ठीक है, क्यू अपॉन में टी। एक ये भी तो था, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, ओम्स लॉ, है ना। और ईएमएफ कैसे निकाल रहे थे हम, ईएमएफ इज इक्वल टू लेंज लॉ से डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मैं ईएमएफ के खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और अगर मैं यहाँ से करंट निकालूं तो फिर क्या निकाल सकता हूँ, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू 1/r, ठीक है। यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई। अब मुझे टोटल चार्ज बताना है, टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल चार्ज इक्वल टू करंट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एक गिवन अमाउंट ऑफ करंट है, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो Q कैन बी फाउंड आउट एज, आई की वैल्यू ऊपर से सब्सटीट्यूट करो, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1/r इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, डेल्टा फाई बाई आर। तो टोटल करंट, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कम्स अप एज, क्या आएगा आंसर इसका, डेल्टा ऑप्शन बी। Option B. डेल्टा फाई बाई आर। तो देखो यहाँ से मुझे क्या समझ आता है कि भाई अगर डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज हो रहा है डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो उस समय इस गिवन सर्किट में से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, कितना करेगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के बराबर, ठीक है। क्योंकि टोटल चेंज इन फ्लक्स से मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, ईएमएफ, और ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर कर दोगे रेजिस्टेंस तो आपको करंट मिल जाएगा, और करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो जो ईएमएफ था दैट वाज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी को टाइम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो रेट वाला या टाइम वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हो कि भाई टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। ये बात आप याद कर लो कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, जितना फ्लक्स चेंज हो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है जी। इसी को बोल देंगे एनर्जी कंसिडरेशन, या एनर्जी से रिलेटेड हमारे सवाल कि भाई चार्ज के बारे में इसने बात कर ली, ठीक है। अब क्या ये समझ आया आपको हमने क्या किया बच्चों, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पे तीन चीजें यूज करी, एक तो यहाँ तक, एक तो ये हम जो ओम्स लॉ तो हम कल से यूज करते आ ही रहे थे, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला लेंज लॉ से हमें मिला, ये भी हम यूज कर रहे थे कल तक। बस एक नई चीज जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से याद दिलाई वो क्या थी कि करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से मेरा आंसर आ गया भाई, चार्ज मैं निकाल पाया, ठीक है। अब देखो अगर इतना समझ आ गया तो हम इसी तरीके का एक सेकंड क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये कौन सा है, इसको बाद में करेंगे, सोलनॉइड वाले को, इसको करो एक बार, ये वाला क्वेश्चन। ये 2012 में मेंस में आया था। मेंस मतलब 2012 में क्या होता था, एआई ट्रिपल ई होता था, उस समय एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब ठीक है। यही क्वेश्चन इनसे थोड़ा एक अपर लेवल के क्वेश्चन हमें मॉड्यूल में मिल जाएंगे, अगर हम वो भी कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर वी आर सेफ।
आ गया बेटा आंसर? यस सर। ठीक है, अगर Yes, sir. ऑडियो में इशू आए ना तो बताना आप, अगर ऑडियो वीडियो में इशू आएगा तो फिर अपन वीडियो बंद कर लेंगे, नहीं तो चलने देते हैं, ठीक है। आज नेटवर्क शायद ठीक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या बताना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या बताना है? यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए आपको? आपको बताना है डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, आर इज इक्वल टू 10 ओम, राइट। The induced current developed by changing magnetic flux through is shown in the figure. एक गिवन टाइम में जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा वो आपको फिगर में दे दिया, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, अब आपको बताना है कि फ्लक्स डेल्टा फाई कितना होगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताया था, वो क्या था बेटा? क्या आंसर था उसका, क्या था वो? R is equal to 1 by R. Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा फाई बाई आर, ये था ना। अब इस क्वेश्चन में मुझे डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई कैन बी फाउंड बाई क्यू इंटू आर। आर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है, क्या दिया है? 10 ओम दे रखा है। तो क्या मुझे केवल और केवल टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अब निकालना है, और टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कहाँ से मिलेगा? क्या बच गया अब? फिगर बच गई, Current. फिगर बच गई ना। अब गिवन डेटा तो हमने लिख लिया, अब जो बाकी डेटा कहाँ से मिलने वाला है? फिगर से, Figures से. है ना। तो अब ये देखो, ये प्लॉट कौन सा है, इसके एक्स और वाई एक्सिस को देखो, क्या क्या है इसके एक्स वाई एक्सिस पे? 4 IT graph. आईटी ग्राफ है। तो वर्टिकल एक्सिस पे करंट है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास टाइम है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट टोटल चार्ज यूजिंग एन आईटी ग्राफ? बच्चे बताओ। आपको फर्स्ट चैप्टर जब बहुत पहले पढ़ा रहा था ना, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व क्या क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वर्टिकल एक्सिस इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो तो प्लॉट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस देख लो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस क्या है? करंट है और एक टाइम है। तो करंट इनटू टाइम अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या आता है? करंट इनटू टाइम Charge. चार्ज, राइट। तो करंट इनटू टाइम हमारा चार्ज आता है। अरे ऐसे ही तो है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो करंट इनटू टाइम, इसको इधर ले जाओ तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और यही हमें कहाँ से मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई भी एरिया कर्व है उसका अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो तो वो क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यानी कि अगर मैं ये एरिया फाइंड आउट कर लूँ, अभी जो हाईलाइट करूँगा एरिया ये वाला, अगर ये एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो क्या मुझे टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मिल जाएगा? Yes, sir. तो जरूरत है। यस सर। करंट इनटू टाइम हमारा होगा। Yes, अब इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये प्लॉट सिंपल हो, जैसे कि ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? राइट एंगल ट्राइंगल का Yes sir. Yes, sir. क्या होता है बच्चों? Sir, half into length into breadth. Half into base into height. बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर ये एरिया अभी तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये ट्राइंगल है, अगर ये कोई रैंडमली शेप्ड होता, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ होता, ट्राइंगल ना हो के ऐसा कुछ होता, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ता। उस केस में क्या करते बच्चे? बताओ कैसे निकलता एरिया? इंटीग्रेशन करते फिर हम, है ना, करते ना इंटीग्रेशन। Yes. भाई हमें फिर Yes, अगर sir. ये शेप नहीं पता होता तो हमें ये जो रेड कलर का प्लॉट है ना, इसकी इक्वेशन पता होती, और उस इक्वेशन को हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, तो एफ एक्स डी टी कर लेते हैं ना। तो उस समय हमें या तो इसका कुछ तो बताना पड़ेगा ना, उसका एरिया स्लोप को। अगर वो भी नहीं पता, मान लो अगर हमें इक्वेशन भी नहीं पता, हमें नहीं पता, फिर हम क्या करते? फिर कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो? एक और तीसरा तरीका भी होता है इंटीग्रेशन करने का। बताओ कौन बच्चा बताएगा? थर्ड तरीका, ग्राफ पेपर देखा है? Yes, sir. Yes sir. क्या हम ग्राफ पेपर की मदद से रैंडमली शेप्ड ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes sir.
निकाल सकते हैं, सबने किया है भाई ये काम। देखो क्या करो, ग्राफ पेपर कैसा होता है, हमारा ग्राफ पेपर ऐसा होता है। देखो भाई कुछ बड़ी लाइनें होती हैं, है ना, ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं, बड़े बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और फिर उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस भी होते हैं, है ना। जैसे मान लो नीचे वाले को खाली मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग दीज बॉक्सेस? हम काउंट कर लेंगे। Yes, sir. 1 2 3 4 जो पूरे पूरे हैं उनको पूरा गिन लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो थे पूरे पूरे। और जो कम है, जैसे मान लो ये वाला है, अब ये इसका निकालना है, तो यहाँ छोटे छोटे होंगे ना भाई ऐसे, तो उसमें छोटे छोटों को गिन लो खाली, ऐसे काउंट कर सकते हैं ना। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो जो पूरे वाले उनमें डॉट लगा देता हूँ मैं, इनको गिन लूंगा बस, बाकी को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मैं एरिया अंडर द कर्व तरीकों से निकाल सकता हूँ। तो क्या करना है, पहला तो है कि हमें शेप का अगर डायरेक्टली एरिया पता हो तो निकाल लेंगे। दूसरा क्या है कि अगर हमें फंक्शन पता हो ऊपर वाले लाइन का, तो भी हम निकाल सकते हैं लोअर और अपर लिमिट में इंटीग्रेट करके। और सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि ग्राफ पेपर से हम निकाल लो। तो ग्राफ पेपर कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट एरिया। तो क्या हम ग्राफ पेपर की मदद से इंटीग्रेशन कर पाए बच्चे? Yes, sir. है ना, इंटीग्रेशन ग्राफ की मदद से कर लिया। क्योंकि हमने क्या किया, बड़े वाले एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में, ये ना छोटे छोटे टुकड़े ये रहे, इनमें तोड़ दिया और इनको फिर काउंट कर लिया। तो यही हम इंटीग्रेशन में करते हैं कि नैरो स्ट्रिप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं एरिया को, और फिर स्ट्रिप्स का एरिया काउंट कर लेते हैं। यही तो करते हैं ना। तो अब इनको भूल जाओ, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे कि वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है जी? Area. चार्ज। चार्ज। ये चार्ज कहाँ से मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो ये ग्राफ जो है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कैसे मिलेगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है जी इसका? Sir, 0.1. 0.1 0.1 इंटू हाइट, 4. हाइट 4, तो ये क्या आएगा 1/0.2। और यूनिट क्या आने वाला है चार्ज का यहाँ पे? बताओ, यूनिट क्या आने वाला है? कूलम्स आएगा। कूलम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो टाइम का यूनिट भी सेकंड है और एम्पियर करंट का, तो करंट का भी एसआई यूनिट दे रखा है और टाइम का भी एसआई यूनिट मुझे दे रखा है। तो जब दोनों ही एसआई यूनिट में है तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसका भी यूनिट क्या रहने वाला है? स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चे? कूलम्स। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ, चलो इसको करते, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको ना फर्स्ट चैप्टर से पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को कुछ कुछ याद है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्यू मुझे पता चल गया। अब क्या मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूँ क्वेश्चन में जो पूछा है? Yes, sir. क्यू आपका क्या? Yes, 2 sir. कूलम्स। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 ओम्स Sir, का। 10 ohm. तो दोनों, ये भी एसआई है में, ये भी एसआई में, तो मेरा आंसर आएगा 2। और यूनिट एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है बच्चे? वेबर। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है? वेबर। तो 0.2 इंटू 10 करोगे तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो क्या हम निकाल पाए यहाँ से? Yes, sir. देखो Yes, sir. कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन शुरू में कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत अजीब लग रहा होगा। तो अब देखो आपको ये सही समझ में आना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? करंट इंटू टाइम से हमें चार्ज मिल गया और बाकी हमें फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में पता था तो हमने कर लिया था। तो दिशा ने पूरा इक्वेशन भी डाल दिया वहाँ पे, डी फाई इज इक्वल टू 2 वेबर। गुड, ठीक है जी, ये हम कर पाए। अच्छा अब मुझे बताना जिनको मेरे क्वेश्चन का आंसर पता हो, हम बात करेंगे पहले चैप्टर की, जिन बच्चों को मेरे क्वेश्चन का आंसर पता हो हैंड रेज करना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज? एक तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज अभी बात करी कूलम्स, एक होता है फंडामेंटल यूनिट। सर फंडामेंटल यूनिट 3 होती है। रुको पूछते हैं, जिनको पता है वो हैंड रेज करो फिर पूछेंगे। दीप्ति से ही पूछेंगे सबसे पहले। हाँ दीप्ति आप बताओ बच्चे, सबसे पहले वो आप ही बताओ कौन कौन सी होती है फंडामेंटल यूनिट्स? सर हमारी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल रहे हो? हाँ इलेक्ट्रॉन सर। यस सर। चलो
आपने थोड़ा गलत बता दिया। दक्ष आप बताओ। दक्ष भी गलत बता रहा है। आर्यन, अभिषेक, सर एम्पियर। अरे यार करंट की यूनिट एम्पियर, तो चार्ज की फंडामेंट। शिखा आप बताओ। सर कूलम। कूलम तो ऐसा यूनिट हो गई। फंडामेंटल, एक बात बताओ, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल। पूजा आप बताओ। सर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ, ईएसयू हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल लो उसको, या बोलो कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है आप सबको, कि चार्ज कैन नॉट बी यस सर। डिवाइडेड बिलो चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते ना, तो एक गिवन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा दैट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, है ना। तो उसी को बोलते हैं कि फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब यही होता है ना यार, कि उसी की काउंटिंग में आप आगे बढ़ते हो, है ना। तो चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, ईएसयू, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होता है? 1 कूलम। ठीक है बच्चे। तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स पर आएगा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको 1e नेगेटिव बोलते हैं। ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो उसको 1p पॉजिटिव बोलते हैं। ये क्या होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। जीरो। अरे न्यूट्रॉन का नाम ही मतलब न्यूट्रल है, तो 0। ठीक है। अब ये जो हमारे चार्ज की वैल्यू है, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल यूनिट। भूलो मत यार, तुम चीज़ों को ऐसे भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी लास्ट तक, फिर तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया था? कूलाम्ब। तो 1 कूलाम्ब क्या है? ये एसआई यूनिट है। और अगर मैं बात करूं 1 कूलाम्ब कितना होगा बच्चे, तो देखो 1 ESU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 8.85 इंटू 10⁻18, है ना। 8.85 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो कहलाएगा 1 कूलाम। ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? हो रही है स्क्रीन तो विजिबल। Yes, sir, it is zero. तो ये चीजें आपको कहाँ से समझ आई? फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। अब देखो वापस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ठीक है। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। आधे सेकंड का सवाल है ये। जिनका आंसर आएगा हैंड रेज कर लेंगे, फिर मैं पूछूंगा क्या आया। ठीक है। पढ़ लो आराम से इसको। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर 2 है इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, सी है टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड डी है फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं बोलूँ ना कि बताओ, तो सब बच्चे अनम्यूट करके एकदम से बताएंगे। ठीक है। बताओ क्या आंसर आया। ऑप्शन ए। Sir, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले गलत। सब ऑप्शन ए। ऑप्शन सी गलत। सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ। अब सबने गलती कर दी। ठीक है। तो मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस था नहीं। sir, कौन C. सा ऑप्शन? नहीं सर, मैंने ऑप्शन नहीं बोला था। बताओ कौन सा ऑप्शन चाहिए, अब बताओ। C. ऑप्शन है। सर सी। भाई देखो, सी वाले हाथ ऊपर रखो, बाकी सब नीचे कर लो। बताओ किनका ऑप्शन सी है? फुल कॉन्फिडेंस से जिनको लग रहा है कि ऑप्शन सी में सही आंसर है, हैंड रेज करो।
ठीक है, अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था बड़ी मेहनत करके हमने, क्या था बच्चों? क्यू टोटल चार्ज Q equals to Delta delta phi phi by upon R. R। अब मुझे बताओ कि फ्लक्स का यूनिट कहाँ है डेल्टा फाई में? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है कि टोटल चेंज इन फ्लक्स है? Total change in flux. The total change in flux. भाई टोटल चेंज इन फ्लक्स तो है। क्यों है? क्योंकि भाई डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, है ना? तो उसी को टोटल चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे। फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो यही चेंज इन फ्लक्स ही तो कहलाया। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो जिन बच्चों ने बदल लिया था ना सी को, ए पे पहुंच गए थे, गलत बात है। थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो अच्छा है। देखो ऑप्शन बी और डी तो सबको दिख रहा है गलत है, कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन ए और सी में से सी हमारा सही आंसर है। तो फाइनल आंसर कौन सा है अभी बताओ? ऑप्शन सी। Option C. ठीक है, अब तुम्हें एक खतरनाक सवाल दूं, Yes, sir. कुछ ज्यादा कुछ यूज नहीं होने वाला। ठीक है, एक तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला जो था m इज इक्वल टू क्या था? k अंडर रूट L1 L2। तो यहाँ पे k क्या था बच्चे? कपलिंग फैक्टर। ठीक है, इसका जो कंडीशन बताया था k इज इक्वल टू 1 कब होगा वो आपको ध्यान रखना है। और सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, म्यू नॉट बी आई होता है। ठीक है, म्यू नॉट इंटू बी आई। तो इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन करो, म्यू नॉट एन आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, करो इसको। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। सारा गिवन डेटा लिख लो पहले कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर अपना पुराने नोट्स पलट के देखो कि भाई मेरे पास क्या क्या फॉर्मूले अवेलेबल है, और फिर मैं ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने का। कंसेप्ट यूज करूँगा कि म्यूचुअल इंडक्शन में के की वैल्यू क्या होगी, सोलिनॉइड और कोयल कैसे रखे हुए हैं। ठीक है, एक प्राइमरी कोयल होगा, एक सेकेंडरी कोयल होगा, है ना? तो कुछ डेटा सोलिनॉइड के लिए दिया हुआ है, कुछ डेटा कोयल के लिए दिया हुआ है, तो वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। बीच में लाइन खींचो, एक साइड सोलिनॉइड लिख लो, एक साइड कोयल लिख लो, फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, फिर 3-4 मिनट में मैं समझा दूँगा। ठीक है, चलो करो सब लोग ट्राई।
आया आंसर बच्चों? Yes. No, sir. नहीं आया ना? अभी एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, फिर आएगा आंसर, ठीक है? A long solenoid of diameter 0.1 meter has this number of turns per meter, ठीक है? At the center of solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoidal axis, ठीक है? The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 seconds. If the resistance of the coil is this, the total charge flowing through the coil during the time is, ठीक है? तो पहले तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं और फिर हमें ये क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सोलिनोइड है और एक है हमारे पास क्या है, कॉइल है, ठीक है? तो पहले एक बार डायग्राम एक ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए। भाई एक है ये ऐसा सोलिनोइड भी ऐसी कॉइल ही होती है, ठीक है? और एक है दूसरी कॉइल जिसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसके साथ एक्सिस टू एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, ठीक है? अब कुछ डेटा कॉइल के लिए दिया गया है, उसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा। कुछ डेटा सोलिनोइड के लिए दिया गया है, उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है? सोलिनोइड का डायमीटर ऑफ द सोलिनोइड इज गिवन एज 0.1 meter. 0.1. 0.1. number of turns in the solenoid is given as 2 into 10 to the power 4. 2 into 10 raised to the power 4. Number of turns in the coil is given as 100 tons. 100. Radius of the coil is given as 0.1 meter. 0.01. Okay. अब एक बात यहाँ लिखी हुई है कि placed with the axis coinciding with the solenoid. तो coil का एक्सिस सोलिनोइड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? K की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना? कि जितना भी फ्लक्स सोलिनोइड के थ्रू पास करेगा उतना सारा का सारा कॉइल के थ्रू भी पास करेगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना का फ्लक्स हमारा कॉइल के थ्रू पास करेगा उतना ही सोलिनोइड के थ्रू पास करेगा, ठीक है? ये बात समझ में आएगी, ठीक है? उसके बाद करंट इन द सोलिनोइड रिड्यूसेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ, करंट जो है वो कांस्टेंट रेट से रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो मतलब क्या बोलें कि भाई di/dt वो क्या है हमारा 4 - 0 डिवाइडेड बाय 0.05। ये कहाँ पर है? ये सोलिनोइड के लिए, तो इसको रेड से ही लिख लेते हैं। सोलिनोइड में ये करंट चेंज हो रहा है, ठीक है? तो हम लिखेंगे di/dt इज इक्वल टू चेंज इन करंट कितना है 4 - 0 डिवाइडेड बाय 0.05 सेकेंड्स। 0.5. चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्लस माइनस साइन के लिए अभी टेंशन नहीं लेंगे, फाइनल इनिशियल कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चेंज लिख रहे हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ से ना di/dt से हमें क्या मिल जाएगा? EMF की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी हमें यहाँ पे वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम B जो है सोलिनोइड के लिए जो B की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर सोलिनोइड जो हमारा होता है μ0 × n × I, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, करंट हम निकाल सकते हैं, और μ0 की वैल्यू क्या होती है ये एक बार बता देता हूँ आपको। तो हम जो करंट निकालेंगे B इज इक्वल टू, वो हमारा क्या आएगा μ0 × NI, ठीक है? तो μ0 × n × I। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ? 8.85 10 raised to power -7. क्या होती है μ0 की वैल्यू? 8.85 होती है। μ0 इज इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई × 10 to the power -7, ठीक है? ये हमारा μ0 होगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं और करंट हमें निकालना है, तो ठीक है? अब करंट के लिए करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है भाई? एक इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी है। तो हमें ना फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दो आएंगी, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोलिनोइड, उसकी दो वैल्यू आने वाली है। पहली आएगी जब हमारा करंट 4 एम्पियर था, और दूसरी आएगी जब हमारा करंट 0 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं दो वैल्यू निकालने वाला हूँ। एक तो इनिशियल वैल्यू ऑफ B इनिशियल जो हमारा क्या है करंट 4 था, तो μ0 की वैल्यू यहाँ रखो 4 पाई 10 to the power -7 इंटू n, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 × 10 to the power 4,
और इनिशियल करंट 4 एम्पियर। तो यहाँ से आपका बी आई आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोलिनॉइड इनिशियली व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड वाज 4 एम्पियर। ठीक है, तो बी आई आ जाएगा। और बी फाइनल निकालें, फाइनल तो क्या आएगा बेटा, बी फाइनल म्यू नॉट एन इंटू फाइनल करंट कितना है, करंट रिड्यूस होके कितना हो गया बच्चों, 0 एम्पियर। 0 हो गया। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड कितना आ जाएगा, 0। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड 0। और इनिशियल कहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लो इनिशियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड हमें मिल गया। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा विद द कॉइल आल्सो? यस क्यों? सर। क्योंकि कपलिंग फैक्टर कितना है, 1 है। कपलिंग फैक्टर 1 है बिकॉज दे आर एक्सियली कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो एक्सियली कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलिनॉइड प्रोड्यूस करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के थ्रू पास करेगा, जो अंदर ब्लू कलर की कॉइल है, राइट। तो अब मुझे फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल मिल जाएगा। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। निकाल सकते हो? Yes, sir. अभी तक Yes, फॉर्मूला जो sir. करे थे फ्लक्स एसोसिएटेड, कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे? अरे फ्लक्स का फॉर्मूला Q into R. फर्स्ट क्लास में फ्लक्स का फॉर्मूला लिखवाया था। फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज इक्वल टू NAB cos theta. हाँ NAB cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो टोटल जो हमारा जो भी बात हो रही है वो मैक्सिमम की हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाइंड जो है ना, सारा का सारा एक्सियली अलाइंड है, तो कोस थीटा का फैक्टर यहाँ आएगा नहीं। ना तो आपकी कॉइल रोटेट कर रही है और उनका अलाइनमेंट भी एक, मतलब मैक्सिमम इस पे k इक्वल्स टू 1 पे है, तो हमारे जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हम फ्लक्स निकालें यहाँ से, देखो फाइनल फ्लक्स तो आएगा, वो आएगा फाइनल फ्लक्स। पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो, क्या था, NAB कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स तो NAB आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखो B पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो क्या मैं इनिशियल फ्लक्स जो है, सॉरी फाइनल फ्लक्स है, वो लिख सकता हूँ फाई फाइनल इज इक्वल टू 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है, B इक्वल टू 0 हो जा रहा है उस केस में। ठीक है, और इनिशियल फ्लक्स हमें खाली निकालना है, तो B इनिशियल अगर मुझे मिल जाता है तो मैं फिर फ्लक्स इनिशियल भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 है, इंटू एरिया ऑफ द कॉइल आप निकाल लो, पाई इंटू रेडियस ऑफ द कॉइल का स्क्वायर, एरिया इंटू बी, ये बी आई। ये बी आई हमने सोलिनॉइड वाला क्यों यूज किया, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड प्रोड्यूस कर रहा था वही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से एसोसिएटेड था। समझ आया ये बात? इसलिए हमने Yes, sir. सोलिनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो हमने इसके फॉर्मूला में फ्लक्स के में डाल दिया। और किसके साथ इसको कोरिलेट कर दिया, कॉइल के फॉर्मूला के साथ, जहाँ से NAB हम वैल्यू डालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल। ये प्रोड्यूस किसने किया, सोलिनॉइड ने, पास किसके थ्रू कर रहा है, कॉइल के थ्रू। तो मुझे फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल मिल जाएगा। इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से बी इनिशियल से, फाइनल फ्लक्स 0 है, और वहां से मुझे फिर फॉर्मूला पता ही है कि भाई अगर मैं आई नीड टू फाइंड आउट टोटल चार्ज, तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर आपको दे रखा है। अब डेल्टा फाई निकालो, डेल्टा फाई क्या आएगा, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स। तो इनिशियल, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन यार हमारा, एक ये रहा। ठीक है, तो फाइनल तो आपका 0 है, तो इनिशियल फाइनल की बात कर लो, या तो नेगेटिव में निकाल लो फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल। केवल मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करने लगे बच्चे, तो पहले बी आई की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है। बी आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, 32 पाई इंटू 10 टू द पावर -3। और यहाँ से अगर मैं फाई इनिशियल फ्लक्स निकालूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 32 पाई स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई 32 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर
-2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 पाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है? Option B. 3.2 into 10 raised to power minus 2. ये आ रहा है हमारा 3.2 इंटू 10 लेकिन इसमें कुछ इशू आया क्या, कुछ हमने गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ किया क्या बच्चे? क्योंकि हमारा माइक्रो कूलम में आंसर आना चाहिए और माइक्रो में नहीं आ रहा, कुछ हमने पावर कन्वर्जन में दिक्कत करी है कहीं, देखो एरर ढूंढो, पावर कन्वर्जन में हमने कहीं इशू कर दिया है। म्यू नोट को हमने 10⁻⁷ लिखा, म्यू नोट एन आई, क्या आ गया 432 पाई इंटू 10 सर आपने यहाँ पे पाई स्क्वायर लगा दिया ना? नहीं वो तो पाई स्क्वायर तो लगाएंगे ही, वो तो बी आई का आ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा 100 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू बी आई, ये आपका आ गया 32 पाई इंटू 10⁻⁻3। अच्छा ये -3 नहीं डाला ना यार, रुको, ये फिर कितना आ गया, ये आपका आएगा, ये कितना आ रहा है 32 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 सर -5 आएगी। आएगा ना। फिर ये -5 इधर आ जाएगा और यहाँ से फिर हम -5 कर दें इसको, तो फिर हमारा शायद आ जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻5, और या फिर इसको बोल सकते हैं 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, तो 32 माइक्रो कूलम्ब आ गया, फिर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हमने कर दिया, ये वाला ड्रॉप हो गया गलती से ये। ठीक है, तो अब एक बार देखो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो कि हमने किया क्या यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ो और जो डायग्राम है उसको देखो, फिर थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टफ भी है, ना समझ आए तो एग्जाम में छोड़ के भी आया जा सकता है, लेकिन इजी है, पर समझोगे तो हो जाएगा इस समय अगर इसको समझ के करोगे तो। ठीक है, दीप्ति का आंसर आ गया था और शुभ का आंसर आ गया था। ठीक है, तो शाबाश बेटा, बाकी सब बच्चे एक बार इसको समझो। ठीक है, इतनी सारी चीजें एक साथ जोड़ना थोड़ा टफ होगा, बट एक बार पढ़ो, फिर डायग्राम देखो साथ में जो बनाए। और सबसे पहले हमने सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉइल के फॉर्मूला में डाल दी, बिकॉज कॉइल से जो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा कॉइल के थ्रू पास कर रहा है, बिकॉज दे आर एक्सियली अलाइंड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पाए। अगर समझ आ गया तो थम्स अप देंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एनर्जी कंसिडरेशन हो गया। अब इससे अगली चीज हमारी क्या है, वो है एडी करंट। ठीक है, एडी करंट बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं उसमें, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि एडी करंट होता क्या है। देखो, सबसे पहला जब हम बता रहे थे आपको, सबसे पहली चीज जो बता रहे थे कि अगर एक कॉइल है, ठीक है, एक ये आपका है बार मैग्नेट मान लो, नॉर्थ साउथ, और एक कॉइल रखा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, अब जब ये मैग्नेट को अगर मैं वर्टिकली अप या डाउन मूव कराऊंगा तो इस कॉइल के थ्रू क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल चेंज। कैसे चेंज होगा, देखो भाई, मैग्नेट है, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। अब दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो रही है, नजदीक हो तो ज्यादा है। तो जैसे कॉइल नजदीक आएगी इस लूप के, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास करेंगी, और दूर चली जाएगी तो कम पास करेंगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगा तो उसी को बोलेंगे कि भाई फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट चेंजिंग फ्लक्स क्या हो रहा था, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, फैराडेज लॉ। ठीक है, और वो ईएमएफ क्या कर रहा था, एक करंट को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, एक सिंगल लूप में ऐसा हो रहा था, समझे। अब मैं इस लूप को हटाकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेटालिक कंडक्टर रख रहा हूँ। ये सिंगल वायर को हटा के मैंने क्या किया, एक कंडक्टर को रख दिया, ब्लू कलर की मेटालिक प्लेट रख दी बच्चे। ठीक है,
ऊपर वही कॉइल रखी हुई है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटाकर एक मैग्नेटिक कॉइल रख दी है जो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, राइट। अब ये कॉइल क्या करेगी, कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज इसके पास हमने क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, यानी कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कंटिन्यूसली करंट को चेंज कराता रहेगा। और चेंजिंग करंट की वजह से क्या होगा, हमेशा ये कॉइल किस में रहेगी, ट्रांजिएंट फेज में रहेगी, और ट्रांजिएंट फेज में रहेगी तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्जर्व होगा इन दिस मेटालिक प्लेट, ठीक है। और वो मेटालिक प्लेट में ठीक वैसे ही जैसा कि एक लूप था, वायर लूप था वायर वाला, उसमें मैग्नेटिक उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था और उसमें करंट जनरेट हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से बच्चे इसके अंदर भी क्या होने वाला है, इसके अंदर भी आपको करंट लूप्स नजर आएंगे, ये करंट लूप्स नजर आएंगे। ऐसे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे लूप्स बन जाएंगे बहुत सारे, कंसेंट्रिक लूप्स ऑफ द करंट। इन्हीं को क्या कहेंगे, एडी करंट्स। इन्हीं को क्या बोलेंगे, एडी करंट्स। अब एडी क्यों बोला, देखो आपने भंवर का नाम सुना है, भंवर, एडी, वर्टेक्स, स्वर्ल, ऐसा सुना है ये टर्म? जिसने नहीं सुना वो ऐसा सोचो जो हाथ धोने वाला सिंक होता है ना, जहाँ पे टैप होती है, हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन होता है ना, उसको आपने ब्लॉक कर दिया है और उसमें पानी भर दिया। अब क्या कर रहे हो आप, एकदम से उसको नीचे से खोलते हो तो पानी ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जाता है ना उसमें, यस सर। तो उसी को बोलते हैं हम स्वर्ल, या उसी को बोलते हैं एडी, है ना। ऐसे रोटेटिंग मोशन ऑफ द करंट या रोटेशन जो होता है पानी का, उसी को बोलते हैं एडीज। तो यहाँ भी करंट क्या हो रहा है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ऐसे आपको दिख रहा है कि भाई ये सर्कल की फॉर्म में ऐसे बहुत सारे करंट लूप्स जनरेट हो गए, एंड दीज आर कॉल्ड एज एडी करंट्स, ठीक है। अब इस बस इतना ही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अगर सिंगल लूप में था तो हम तो स्टडी करते ही आ रहे हैं फैराडेज लॉ, बट अगर ये किसी मेटालिक प्लेट पे या मेटालिक कंडक्टर के ऊपर ऐसा हो जाए कि उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा चेंज होता रहेगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है बच्चे, इसके एप्लीकेशन आप याद रख लो बस कि क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, इंडक्शन मोटर, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल है, इनको बेशक से मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सा, ये आपने देखा है यस सर। चूल्हा होता है ना जो हम रसोई में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसके अंदर लगी रहती है कॉइल, ऐसे मैग्नेटिक कॉइल लगी रहती है। ये जो ऊपर का इसका सिरामिक का या ग्लास की कवरिंग है ना, इसके नीचे हमारे एक मैग्नेटिक कॉइल लगी रहती है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ते हैं, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने जोड़ दी, तो क्या होगा कि ये जो अंदर कॉइल लगी है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगती है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी सोर्स है, जो कि कंटिन्यूसली इसको क्या करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराता रहेगा। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर कोई पतीला या कोई बर्तन रखते हैं, तो आप सबने ऑब्जर्व किया होगा ये केवल मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, और वो भी ज़्यादा उन पे जिनमें आयरन हो, है ना, स्टील हो गया, आयरन की चीज़ें हो गई। ये कभी भी ग्लास पे या मिट्टी के बर्तन पे काम नहीं करता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है बच्चे, क्योंकि जो उसका सरफेस है, जो नीचे वाला सरफेस जो कॉइल के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ड्यू टू दैट उसके अंदर क्या स्टेब्लिश हो रहे हैं, एडीज, एडी करंट एस्टेब्लिश हो रहा है। और वो एडी करंट क्या करा रहा है, हीटिंग करा रहा है। दैट एडी करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग, और इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडक्शन। अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पर इंडक्शन जो फिनोमिना है उसकी वजह से हीटिंग हुई है। और वो हीटिंग क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स कहाँ एस्टेब्लिश हुए, जो आपका पतीला था उसके बेस में, वो क्योंकि मेटालिक सरफेस था। और ये इंडक्शन चूल्हा जो है, इंडक्शन हमारा कुक टॉप है, ये क्या करा रहा है, ये कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहा है, एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक फ्लक्स, इसके अंदर एक करंट एस्टेब्लिश हो गया, एक ईएमएफ जनरेट हुआ, और क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस था तो उसके अंदर एडी करंट एस्टेब्लिश हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुई, हीटिंग हुई। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा यूट्यूब पे एडी करंट के रिलेटेड, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको ये वाला एग्जांपल भी नजर आएगा, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों
कि यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के रख लिए, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर रहे थे और हमारे जो कंडक्टर था वो फिक्स्ड था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं, पेंडुलम टाइप से हमने जोड़ दिया एक मेटेलिक प्लेट को। एक मेटेलिक प्लेट है, ये पेंडुलम के जैसे इस मैग्नेट के बीच में से ऐसे झूल रही है। तो अब क्या होगा बच्चों कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस प्लेट विल चेंज। क्यों होगा चेंज? क्योंकि भाई देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ तो ये फील्ड लाइंस तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड तो संख्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस प्लेट विल इंक्रीज। और जैसे इस फील्ड से बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, जीरो हो जाएगी, फिर आएगी वापस तो फिर बढ़ेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि अब मोशन ऑफ द प्लेट की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस मेटेलिक प्लेट चेंज होगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो हमें पता है कि क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ जनरेट होगा और ये मेटेलिक है तो इसके अंदर क्या होने वाला है, फिर इसके अंदर भी एडी करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये एडी करंट क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अपोज द कोज ऑफ द मोशन। तो कोज ऑफ द मोशन क्या है, इसका ऐसे झूलते रहना है ना, इसका पेंडुलम मोशन है, वही हमारा कोज ऑफ द मोशन। तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से रुक जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये मेटेलिक प्लेट पास करेगी तो रुक जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग के अंदर, है ना, कि आप मैग्नेटिक फील्ड एकदम से लगा दो किसी कंडक्टर के आसपास तो वो क्या करेगा, उसका रोटेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आया ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इतना ही कंसेप्ट है, वैसे ये सिलेबस से हट सा भी गया है, तो जितना इंपॉर्टेंट था वो इतना ही है। और इसमें केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। अच्छा इससे पहले रुक जाओ, इसको आंसर करने से पहले एक ये वाला चूल्हा और देख लो। ये चूल्हा भी देखा है आपने, Yes. बिजली से चलने वाला। Yes, sir. इसमें क्या होगा, इसमें ये जो कॉइल है ना बच्चे, ये हीट होती है ना। इंडक्शन के अंदर कोई कॉइल हीटिंग नहीं होती, इंडक्शन की कॉइल कभी भी हीट नहीं होती। हीट केवल और केवल क्या होता है, पतीला हीट होता है ना, केवल और केवल आपका पैन हीट होता है, कॉइल कभी भी हीट नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला, ये वैसा चूल्हा है जिस जो जैसा हमारा कपड़े प्रेस करने की आयरन होती है ना, वो हीट होती है सरफेस उसका, है ना। जो सर्दियों में कभी कभी हम हीटर या हाथ सेकने के लिए हीटर ऑन कर लेते हैं, उसका भी सरफेस हीट होता है। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरे तरीके का चूल्हा है जिसका ये इस पे कॉइल लगी हुई है, हीट होती है, गर्म होती है, ये लाल हो जाएगी। उसके ऊपर कुछ रखोगे तो पहले कॉइल हीट हो रही है, वो हीटेड कॉइल उसको गर्म कर रही है पतीले को। लेकिन इंडक्शन में क्या था, पतीला खुद गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। तो ये वाला जो चूल्हा है ये इंडक्शन चूल्हा नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल चूल्हा बोलेंगे, या इसको बोल देंगे जूल हीटिंग का, जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग हो रही है इसके अंदर, इसको बोलते हैं I² RT, ठीक है। ये हमारी हीटिंग हो रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस हीटर बोल सकते हैं कि भाई इसकी कॉइल है, उसका एक रेजिस्टेंस है, ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस R इसके अंदर हीटिंग होगी। जब किसी रेजिस्टेंस से आप करंट पास कराओगे तो उस रेजिस्टेंस के अंदर हमें हीट मिलेगी। तो और इस हीट का फॉर्मूला होता है H = I² RT। हाँ तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। सर इलेक्ट्रिक हीटर। इंडक्शन फर्नेस में तो यूज होगा ही भाई, इंडक्शन हीटर इंडक्शन फर्नेस में, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में यूज होगा, और थर्ड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होगा। तो केवल और केवल बचा कौन सा, इलेक्ट्रिक हीटर। और इलेक्ट्रिक हीटर है आपको जूल्स हीटिंग इफेक्ट, है ना, जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, I² RT। तो वो इलेक्ट्रिक हीटर जो हो गया वो वही वाला हो गया जैसे अपना आयरन में यूज होता है प्रेस में, और जो आपका हीटिंग का जो चूल्हा अभी दिखाया उसमें। और जो इंडक्शन कुक टॉप होता है, इंडक्शन हीटर होता है, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, उसमें होगा भाई बिल्कुल बिल्कुल एडी Eddy करंट। current. अगला क्वेश्चन करते ये वाला, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब कब प्रोड्यूस होंगे, Sir, option A. when the metal is kept in a varying या steady, ऑप्शन बी। when they are kept in varying magnetic field, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा फिर, है ना।
तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहेगा, उसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तभी हम लेंज लॉ से बोल सकते हैं कि भाई एक ईएमएफ जनरेट होगा और वही ईएमएफ करंट्स को प्रोड्यूस करेगा एंड दैट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडी करंट्स, है ना। अब क्या ये सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला, ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बता रखा और सर्कुलर कॉइल के अंदर एक सिंगल कॉइल है। एडी करंट्स का मतलब कि बहुत सारे करंट्स आपके एक मेटेलिक सरफेस में एस्टेब्लिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये खाली ये 2 ही क्वेश्चन पूछे गए एडी से, उसके अलावा आप बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर जो बहुत आसान है, एसी जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का नाम सबने सुना होगा, Yes, sir. कहाँ पे यूज होता है बच्चों, Sir, जब लाइट चली गई तो कहाँ पे यूज होता है, ब्याह शादियों में यूज होता है ना, शादियों में बाहर लाइटें जलाने के लिए, डीजे चलाने के लिए, है ना। मोस्टली तो अब वहीं मिलता है हमें, या कभी कभी खेत में मिल जाता है, खेत में पानी के लिए, ट्यूबवेल के लिए, है ना, इस तरीके से। तो जनरेटर आप सबने देखा है। जनरेटर में क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है जो पेट्रोल या डीजल पे चलेगा, है ना। Yes, sir. और एक ऐसा पीछे मोटर टाइप का सिस्टम लगा रहता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप सबने ये देखा होगा। अब हमारा जो जनरेटर है बेटा, वो खाली वही वाला पार्ट है जो घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है ना। इंजन वाला पार्ट जनरेटर नहीं है। इंजन जो है वो तो ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रोटेट द एक्सिस ऑफ द जनरेटर, बट जनरेटर कौन सा है, जिसकी शाफ्ट घूमने से हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, जनरेटर, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखो, इट इज द मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मैकेनिकल कौन सी है, रोटेशनल, है ना, शाफ्ट को घुमा रहे हो, रोटेशन ऑफ शाफ्ट। रोटेशन ऑफ शाफ्ट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है। तो ऐसा डिवाइस जिसके शाफ्ट को रोटेट करके आपको आउटपुट पे ईएमएफ या करंट मिल जाए, तो वही क्या कहलाया, एसी जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर वो क्या कहलाया, जनरेटर। और एसी का मतलब क्या होता है, ये अगले चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा। वैसे इसको क्या बोलते हैं, एसी का क्या फुल फॉर्म है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, है ना, जिसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। देखो अभी तक हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रॉम positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा करंट जाता है। ये कब जाएगा, जब हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, तभी तो डायरेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी आपस में बदलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो करंट भी अपना डायरेक्शन बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये डीसी में हम बोल सकते हैं कि भाई एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहता है। बट अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बदलते रहते हैं, तो उसी की वजह से फिर करंट का डायरेक्शन भी बदलता रहता है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे किस फ्रीक्वेंसी पे बदलेगा, कितने टाइम बाद बदलेगा, कितना एम्पलीट्यूड रहेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक, वही सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, एसी चैप्टर में, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा भाई एसी जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसके अंदर हमेशा करंट का डायरेक्शन बदलता रहे और वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy. तो ऐसी डिवाइस को बोलेंगे हम एसी जनरेटर। अब ये AC किस चीज generator. पर काम करेगा, देखो ये इसका डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें हम ध्यान देते हैं बच्चों, इसमें देखो एक मैग्नेटिक आपको ना 2 मैग्नेट्स दिखाई देंगे, एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट दिखाई दे रहा होगा, 2 परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है। एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ पे कि साउथ पे, Sir, north. नॉर्थ से चलकर साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और साउथ पर जाकर टर्मिनेट हो गई, और इनके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। वो कॉइल कौन सी है, देखो ये रेड और ब्लू से जो बनी है ना रेक्टेंगल सा, यही हमारा वो कॉइल है, हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूं तो क्या इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, Yes, sir. भाई 2 तरीके होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के, 2 तरीके। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदलते जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदलने के लिए क्या हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है,
भैया तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ बदलो, तो मैग्नेट तो दो फिक्स हैं, तो ऑलरेडी उनका फील्ड तो सेम ही है ना। देखो इससे पहले हम कैसे बदल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बदल जा रहा था क्योंकि कॉइल थी। लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होगा बच्चे, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन और स्ट्रेंथ क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमें फ्लक्स चेंज कराना है, तो फ्लक्स चेंज कराने का तरीका क्या था, फॉर्मूला बताओ, फाई इज इक्वल टू, बताओ, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वेरिएबल हो सकते हैं कि फिक्स है, फिक्स है। एक बार कॉइल आपने बना दी, कंस्ट्रक्ट कर दी, जनरेटर बन गया, बन के तैयार हो, तो क्या नंबर ऑफ कॉइल बदल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल No, सकते। sir. तो हमारे पास, क्योंकि भाई आपने मान लो कि 20 टर्न बना दिए कॉपर के वायर के, वो 20 टर्न लपेटे और फिक्स कर दिया उसमें, तो वो चेंज हो नहीं सकता। तो दिस मीन्स ये कांस्टेंट। क्या एरिया ऑफ द कॉइल चेंज कर सकते हो, ये भी नहीं No, कर सकते। sir. नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ, इनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स है। अब फ्लक्स चेंज करना है आपको, तो क्या पॉसिबिलिटी बच गई, केवल और केवल कोस थीटा Sir, बदलो। direction of और कोस थीटा बदलने के लिए थीटा बदलना पड़ेगा। थीटा बदलने का मतलब क्या है कि कॉइल को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना। rotate. कॉइल को जैसे ही रोटेट करोगे तो कोस थीटा के अकॉर्डिंग अपना फ्लक्स बदलता जाएगा, और फ्लक्स बदलेगा तो फिर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हमारी नॉन जीरो आ जाएगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारा नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से हमें क्या मिलने वाला है, फिर हमें मिलेगा ईएमएफ, लेंज लो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसलिए देखो कि जब ये फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करके क्या कर रहे हैं हम, इस कॉइल को बच्चे रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा वेलोसिटी। जो कॉइल है उसको एक्सिस, जो इसकी ये ब्लैक कलर की एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सिस के अबाउट इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विद एन एंगल ओमेगा। तो ये रोटेशन की वजह से इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स हमारा चेंज होगा, और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जो दो अलग अलग एंड है इस कॉइल के, एक तो ये वाला देखो ब्लू वायर का जो एंड है, और दूसरा ही रेड का जो एंड है, इन दोनों एंड्स के अबाउट क्या मिलने वाला है, फिर हमें EMF मिल जाएगा, क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स इन अ कॉइल प्रोड्यूसेस EMF अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये हमें EMF मिल जाएगा, और उस EMF को हम आउटपुट पर ले लेंगे, और उस EMF से हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अपना बल्ब जला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि EMF अगर है और उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो ओम्स लॉ में क्या बोलता है, क्या हमें मिलने वाला है, करंट मिल जाएगा सर्किट में, और जैसे ही करंट आएगा तो वी कैन यूटिलाइज द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। तो ये समझ आया जनरेटर का कंसेप्ट क्या है, कि आप कॉइल को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करा रहे हो, और ड्यू टू दैट रोटेशन चेंजिंग फ्लक्स मिलता है, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF जनरेट होगा, और उस EMF से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सटर्नल अप्लायंसेस को चला सकते हैं। समझ आया बच्चों? यस सर। अब देखो Yes, sir. ये समझ आ गया। अब बच गया दूसरी चीज, अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेट क्यों हो रहा है, अल्टरनेट होने के लिए दो चीजें हैं भाई इसमें। देखो जैसे ही डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स चेंज हो जाएगा कॉइल के थ्रू, तो क्या उसके अंदर EMF का भी डायरेक्शन बदल जाएगा? Yes, sir. यस सर। EMF का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए है ना, जैसे ये कॉइल है, अब ये रेड इधर लेफ्ट साइड में है, जैसे ये रोटेट होकर रेड राइट में आएगा और फिर नीचे जाएगा, तो डायरेक्शन एक बार कॉइल के इधर से पास कर रहा था फ्लक्स, एक बार कॉइल के दूसरे साइड से पास करेगा, तो जैसे डायरेक्शन बदलेगा वैसे क्या हो जाएगा, EMF का डायरेक्शन भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ना आपको अल्टरनेटिंग मिलेगा, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी वो पॉजिटिव, ऐसे बदलता रहेगा टर्मिनल्स आपके। कभी ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया तो नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव, ऐसे आपका प्लस माइनस चेंज होता रहेगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल। एंड इसीलिए इसके अंदर जो हमें आउटपुट मिलता है वो EMF का डायरेक्शन हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, बदलता रहेगा, इसी वजह से जो करंट आएगा दैट इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक, अब जो हमें मिलता है ना आउटपुट पे EMF, उसका फॉर्मूला होता है E0 sin ओमेगा टी। ये डिपेंड करता है ओमेगा पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, और टाइम किस टाइम पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। और E0 क्या है, E0 इज द मैक्सिमम पॉसिबल EMF। तो वो जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, E0 इज इक्वल टू NAB ओमेगा। NAB ओमेगा, NAB कोस थीटा था, तो हमें मैक्सिमम में कोस थीटा क्या आ जाएगा 1,
और डी थीटा बाई डी टी को हम ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये ई में ई नोट ये होता है मैक्सिमम ईएमएफ एंड दैट इज एन ए बी ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ई नोट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी Yes, sir. एंड नोट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूला लिखो और फिर 2 क्वेश्चन है इस पे, वो फटाफट से करते हैं। ठीक है, अब देखो जनरेटर में ये क्वेश्चन करो, ए वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर बताओ। Sir, once per revolution. कितने बार चेंज होगा डायरेक्शन? Sir, once per revolution. वंस पर रेवोल्यूशन। चलो एक बार एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Sir, option D. ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। देखो तो 2 बार बदलेगा, कैसे बदलेगा? एक बार है ना, इधर ये थीटा है बच्चे और इधर है हमारा ईएमएफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मान लो मैंने बोला कि भाई ये हमारा ना साइन फंक्शन था, तो 0 रोटेशन पे मान लो अगर आपका जो 0 डिग्री ये वाला है, इसको 0 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, नाउ द कॉइल इज एट 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको रेड से डिफाइन कर रहे हैं और कॉइल का भी ये बोल दो कि कॉइल भी इधर अलाइंड है। तो इसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहा है बच्चे? अभी 0। अगर कॉइल का सरफेस और फ्लक्स जो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो हमारा फ्लक्स कितना पास कर रहा है? 0 फ्लक्स पास कर रहा 0. है, एक भी लाइन पास नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर एक भी लाइन पास नहीं करेगी तो मान लिया हमने कि उस समय हमारा ईएमएफ 0 है। ठीक है, तो ऐसे आया, फिर ये 90 डिग्री पे चला जाएगा तो मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे। Yes, sir. फिर उसके बाद अगले पार्ट में क्या होगा? 90 से फिर 0 आएगा, फिर ये अब 180 डिग्री आ गए, फिर 180 से 270 जाओगे तो फिर ऐसे आएगा, और 270 से 360 जाओगे तो फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार चेंज हुआ साइन ऑफ द ईएमएफ? यहाँ से 2 times. हुआ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहा और दूसरे में नेगेटिव रहा। तो ऐसे हमारा क्या हो रहा है कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, तो जब 360 डिग्री रोटेशन आएगा तो 2 बार साइन चेंज हो जाएगा। राइट, तो डायरेक्शन साइन चेंज होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन बदल जाना है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुआ, तो एक रोटेशन में 2 बार चेंज हुआ। तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस 2 टाइम्स पर रेवोल्यूशन। ठीक है जी, Yes, sir. ये क्वेश्चन और करो। तो बहुत मैंने सॉल्यूशन मिटाया नहीं, मिटा तो दिया था, फिर से आ गया। चलो करो, आसान है वैसे, एक ही फॉर्मूला है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया आपको। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, और इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और कॉइल रोटेट्स 200 राउंड्स पर मिनट, तो आरपीएम दे दिया, ओमेगा की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दे रहा है
फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चा? मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला अभी क्या था? NAB ओमेगा, ओमेगा। NAB ओमेगा। तो NAB ओमेगा, n की वैल्यू 1 लोगे क्योंकि a लिखा हुआ है ना और नंबर ऑफ टर्न्स दे नहीं रखे, तो n की वैल्यू 1 ले लो। एरिया निकाल लो, रेडियस दे रखा है, b आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ओमेगा यू कैन फाइंड आउट। 200 RPM को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। टू 200 राउंड्स पर मिनट, तो कितना एंगल जाएगा बच्चे? एक वन राउंड कितना होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 200 राउंड्स मतलब 400 पाई, और पर मिनट दे रखा है लेकिन हमें रेडियन पर सेकंड में निकालना है, तो 400 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ओमेगा। बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस दे रखा है, ईएमएफ निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और फिर उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगी आपको। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या था? NAB ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ईएमएफ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, NAB ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया पाई r स्क्वायर इंटू बी क्वेश्चन में दे रखा है। ओमेगा यू हैव टू फाइंड आउट भाई, ओमेगा दे रखा है आपको 200 राउंड्स पर मिनट, 200 राउंड्स पर मिनट। तो आपको रेडियन पर सेकंड में इसको निकालना है। रेडियन पर सेकंड मतलब 200 इंटू 2 पाई, एक राउंड में 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से आपको मिल गया 400 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया मैंने, तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ मिल जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी मेरी 6 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। और करंट निकालना है तो करंट कैसे निकलेगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ है पाई स्क्वायर, तो फिर हमारा आ गया 6 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ को पाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 6 मिली एम्पियर आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन में वैल्यूज दी थी वो देखो, और डाउट है तो डाउट पूछो। बस यही क्वेश्चन आए हुए हैं जनरेटर से, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है EMI। इसके अलावा मॉड्यूल से इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।